हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8th के साइंस का चैप्टर 4 दहन और ज्वाला। इसके पहले के चैप्टर हमने पढ़ लिए थे, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है कवर कर लिए थे। अगर आप नहीं देखा तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे आपको 8th के एनसीईआरटी का प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगे, उन सबको जरूर देखिएगा और नोट्स कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। दहन और ज्वाला, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। देखिए यहाँ पे लिखा है कि देखिए जो हमारे ईंधन होते हैं, ईंधन आप जानते हैं ना कौन कौन से होते हैं। जैसे गोबर होता है, गोबर के जो कंडे बनाए जाते हैं, लकड़ी, कोयला, काष्ठ, कोयला, पेट्रोल और डीजल, सीएनजी। सीएनजी का क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, ये प्राकृतिक गैस होती है। ये सब हमारे क्या होते हैं? ईंधन होते हैं। आगे चलते हैं, इनके बारे में और पढ़ते हैं। देखिए आपने मोमबत्ती को जलाया होगा। मोमबत्ती क्या होती है? मोमबत्ती ज्वाला के साथ जलती है, जबकि कोयला ज्वाला के साथ नहीं जलता। ठीक है, आपने देखा होगा कोयले में फ्लेम नहीं होता है, ज्वाला के साथ नहीं जलता है। ऐसा क्यों होता है? तो क्योंकि जो मोमबत्ती होती है ना, उसमें जो पदार्थ होता है, उसका जो ईंधन होता है वो वाष्पित होता है, इसलिए ज्वाला निकलती है। और जो कोयला होता है उसमें कोयला वाष्पित नहीं होता, इसलिए उसमें ज्वाला नहीं निकलती है। आगे चलते हैं। अब एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो जलना होता है, जो दहन होता है, वो एक रासायनिक प्रक्रम होता है। क्या होता है? रासायनिक प्रक्रम। क्योंकि आप अगर किसी चीज़, मान लो लकड़ी को जला दिए, तो दोबारा आप उस राख से लकड़ी को नहीं बना सकते हो। तो जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, जो अनुत्क्रमणीय, मतलब जो उत्क्रमणीय नहीं होता है, उसको हम रासायनिक प्रक्रम बोलते हैं। तो याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे चलते हैं। अब हम जानते हैं कि दहन क्या होता है। देखिए अगर हम मैग्नीशियम को जलाते हैं तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? इसको याद रखिएगा, मैग्नीशियम को जलाने से क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। और जब किसी चीज़ को जलाते हैं तो उसमें ऊष्मा भी निकलती है और कुछ प्रकाश भी निकलता है। आगे चलते हैं। जब हम काष्ठ कोयले को, ठीक है, लकड़ी के कोयले को जो हम जलाते हैं, तो वो क्या करता है? जल करके कार्बन डाइऑक्साइड, ऊष्मा और प्रकाश देता है। ऊष्मा और प्रकाश देता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। कोयला जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड देता है जलने के बाद। आगे चलते हैं। ये देखिए मैग्नीशियम जल रहा है यहाँ पे। ठीक है, और मैग्नीशियम जलने के बाद क्या देता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है। अब देखो दहन क्या होता है। तो देखिए वह रासायनिक प्रक्रम, मैंने कहा था ना, दहन जो जलना होता है वो रासायनिक प्रक्रम होता है। तो वह रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अवक्रिया करके ऊष्मा देता है, उसको हम क्या बोलते हैं? दहन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दहन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दहन। और रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा देता है, उसको हम क्या बोलते हैं? दहन। जिस पदार्थ का दहन होता है उसको हम दाह कहते हैं। तो एक दहन क्या होता है? कैसा रासायनिक प्रक्रम होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, जिसमें क्या होता है, कोई भी पदार्थ होता है वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऊष्मा देता है, कई प्रकाश भी निकलते हैं, उसको दहन कहते हैं। और जो पदार्थ जलता है उसको हम दाह बोलते हैं। आते हैं, आगे चलते हैं। देखिए कभी कभी दहन के समय ज्वाला के रूप में अथवा एक लौ के रूप में प्रकाश भी उत्पन्न होता है। प्रकाश मैंने बताया, दहन में प्रकाश भी निकलता है। अब देखिए अगर मान लो कोई, जो हम दहन करते हैं तो जो पदार्थ जलता है उसको हम क्या बोलते हैं? दाह्य पदार्थ बोलते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैग्नीशियम जलाते हैं तो मैग्नीशियम दाह्य पदार्थ हो जाएगा। काष्ठ कोयला जलाते हैं, लकड़ी का कोयला, तो वो क्या हो जाता है? हमारा दाह्य पदार्थ हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो जो हम भोजन करते हैं, वो भोजन भी हमारे शरीर के लिए ईंधन का कार्य करता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया दहन किस में होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। तो यहाँ पे आप देखो कि जो हम भोजन खाते हैं ना, वो भी ऑक्सीजन से की अभिक्रिया करके हमें ऊर्जा प्राप्त करता है। तो भोजन हमारे लिए क्या है? ईंधन का कार्य करता है। दहन के लिए जो है वो ऑक्सीजन जरूरी होता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ओके, इधर ऊपर चलते हैं। ये देखिए मोमबत्ती जल रही है, इसका आप प्रैक्टिकल जानते होंगे ये कैसे करते हैं। जैसे मान लो एक मोमबत्ती जल रही है, ठीक है। अब मोमबत्ती के ऊपर एक ग्लास रख देते हैं, तो थोड़ी देर में देखो यहाँ पे नीचे क्या इसने लगाया? लकड़ी लगाया हुआ, जिससे कि नीचे से ऑक्सीजन जो है इसको मिल रही है, इसलिए जल रहा है। अब जैसे लकड़ी हटाते हैं और इसको बंद कर देते हैं अच्छे से, मतलब एयर का कनेक्शन कट कर देते हैं, यहाँ से एयर नहीं जा पाती, तो ये बुझ जाता है। इसलिए इससे पता चलता है कि दहन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, बिना ऑक्सीजन के दहन नहीं हो सकता है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। दहन प्रक्रम के लिए आपका वायु की आवश्यकता जरूर होती है। वायु में मतलब ऑक्सीजन होता है। ठीक, आगे चलते हैं। अब ये मैंने आपको समझा दिया कि कैसे नीचे से वायु प्रवेश कर रही थी, इसलिए मोमबत्ती जल रहा था। फिर जैसे ही लकड़ी को हटाते हैं तो वायु का प्रवेश बंद हो जाता है। अब आगे चलते हैं, हम देखते हैं। देखिए सूर्य से जो ऊष्मा निकलती है, जो प्रकाश निकलता है, वो दहन नहीं होता। वो एक प्रक्रिया होती है जिसको हम कहते हैं नाभिकीय अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? नाभिकीय अभिक्रिया बोलते हैं। और इसमें जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन नाभिकीय संलयन होता है। तो जो हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, हाइड्रोजन परमाणु जो होते हैं वो आपस में मिल करके क्या बनाते हैं? हीलियम का परमाणु बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हीलियम, हीलियम बनाते हैं। ठीक है, तो सूर्य का में जो ऊष्मा और प्रकाश निकलता है वो नाभिकीय अभिक्रिया होता है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए मान लो किसी व्यक्ति को आग लग जाती है, आग पकड़ लेता है, तो उसके लिए क्या करते हैं? उस व्यक्ति को कंबल से ढक देते हैं। कंबल से ढकने से क्या होता है कि उससे वायु का जो कनेक्शन है वो कट हो जाता है, ऑक्सीजन उसको नहीं मिल पाती है और आग जो है वो बुझ जाती है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। चलो चलो, अब देखो यहाँ पे ये है जंगल। जंगल में आप जानते हो ना, आग लग जाती है गर्मियों के समय में और पूरे जीव जंतु जो है बेचारे मर जाते हैं। तो ये जंगल है जो कि बहुत नुकसानदायक होती है। ठीक है, जंगल की आग। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको देखो। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसे हम ज्वलन ताप कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्वलन ताप कहते हैं। ठीक,
तो मैंने बताया कि वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसे हम ज्वलन ताप कहते हैं। जैसे मान लो कोई चीज़ है, आप उसको हीट कर रहे हो, उसको गर्म कर रहे हो और एक आप देखोगे कि धीरे धीरे क्या होगा, जलने लगेगा। तो वो जिस ताप पर वो जलना स्टार्ट करता है उसको हम ज्वलन ताप बोलते हैं। इसको आप नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, हम देखते हैं माचिस के बारे में। माचिस आप सभी लोग यूज किए होंगे, माचिस के बारे में जानते हैं। माचिस में होता क्या है मैं आपको बता दूं। देखिए, माचिस का इतिहास के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ये 5000 से अधिक वर्ष पूर्व प्राचीन मिस्र में गंधक, यहाँ पे गंधक गंधक जानते हैं ना, सल्फर में डूबे हुए चीड़ की लकड़ी वाले छोटे टुकड़े माचिस की तरह उपयोग किए जाते थे। आधुनिक निरापद माचिस का विकास लगभग 200 वर्ष पूर्व हुआ और इसमें एंटीमनी ट्राइसल्फेट, याद रखिएगा कौन कौन सी चीज़ें हैं, एंटीमनी ट्राइसल्फेट है, पोटेशियम क्लोरेट है और श्वेत फास्फोरस है। ठीक है, इनका मिश्रण होता है और कुछ गोंद और स्टार्च के साथ मिलाकर के उचित लकड़ी से बनी माचिस की तीली के सिरे पर लगाया जाता है। आपने देखा होगा माचिस इस तरीके से होता है, यहाँ पे आप देखोगे कुछ केमिकल लगे होते हैं ना, ऐसे तरीके से। तो ये जो केमिकल होता है इसमें एंटीमनी ट्राइसल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड और श्वेत फास्फोरस होते हैं। इनको इसी पे चिपकाया जाता है और उसके बाद क्या करते हैं, हम इसमें किसी खुरदरी सतह पर जो माचिस के डिब्बे पर लगा होता है उस पर हम क्या करते हैं, इसको रगड़ते हैं। तो घर्षण के कारण, ऊष्मा के कारण जो है श्वेत फास्फोरस जो है प्रचलित हो जाता है। लेकिन इसके बाद में क्या हुआ, क्योंकि श्वेत फास्फोरस था ना, ये क्या होता था, यह हानिकारक होता था। तो इसके लिए श्वेत फास्फोरस को यहाँ से हटा दिया गया। अब देखिए, श्वेत फास्फोरस माचिस उद्योग में काम करने वाले और माचिस का उपयोग करने वाले दोनों के लिए खतरनाक सिद्ध होता था। इसके लिए फिर क्या किया गया, इसमें एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट का उपयोग किया जाने लगा। और रगड़ने वाली सतह पर जो चूड़ित कांच और थोड़ा सा लाल फास्फोरस लगाते हैं। ठीक है, यानी कि जो माचिस की ऐसी डिब्बी होती है, आपने देखा होगा इस तरीके से, यहाँ पे माचिस डिब्बी पे यहाँ पे कांच का चूर्ण और यहाँ पे लगा देते हैं लाल फास्फोरस। ठीक है, लाल फास्फोरस इस पे लगा देते हैं। तो जैसे ही हम इस पे रगड़ते हैं माचिस की तीली को, तो वो जलने लगता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए, यहाँ पे आगे लिखा हुआ है कि यह तुरंत माचिस की तीली के सिरे पर लगे पोटेशियम क्लोराइड से अभिक्रिया कर पर्याप्त ऊष्मा उत्पन्न करता है, जिससे एंटीमनी ट्राइसल्फाइड का दहन प्रारंभ हो जाता है। जलता क्या है, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड। ठीक है, ये माचिस के बारे में हो गया। आगे चलते हैं, देखते हैं। देखिए, आग नहीं पकड़ सकते, देखो कोई भी पदार्थ तब तक नहीं जलेगा जब तक कि उसका ताप ज्वलन ताप के बराबर नहीं हो जाएगा। मैंने आपको भी ज्वलन ताप के बारे में बताया था, जो न्यूनतम ताप होता है जिसपे कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ज्वलन ताप बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे मिट्टी का तेल वगैरह होते हैं, जल्दी कुछ आग पकड़ लेते हैं, तो इनके ज्वलन ताप जो होते हैं वो कम होते हैं। यहाँ पे आप एक प्रैक्टिकल दिखाया गया है। जैसे मान लो कोई कीप मतलब आप बनाते हैं कागज़ का, और एक कागज़ का, इसमें क्या करते हो आप, पानी भर देते हो। देखो यहाँ पानी भरा हुआ है, पानी भर देते हैं और इसको खाली रहने देते हैं। दोनों को मोमबत्ती के पास ले जाते हैं, तो जिसमें कुछ नहीं भरा है वो जल्दी आग पकड़ लेगा, लेकिन जिसमें पानी भरा है वो जल्दी आग नहीं पकड़ेगा। ठीक है, क्यों नहीं पकड़ेगा, इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। देखो यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, चूँकि यहाँ पे जो जल भरा हुआ है जिसमें, उसमें क्या होता है, चालन के द्वारा जो ऊष्मा होती है ना, वो सीधे चली जाती है किसमें, जल में, और वो जल जल्दी नहीं जलता है। बाकी जो इसमें कुछ नहीं है वो जल्दी जल जाता है। यदि हम कप को गर्म करना जारी रखें तो कागज़ के कप में भी जल को उबाल सकते हैं, यानी कि कागज़ के कप में भी हम जल को उबाल सकते हैं। ठीक है, जिसमें जल भरा हुआ है। कागज़ के कप को दी जाने वाली जो ऊष्मा होती है वो चालन द्वारा किस में चली जाती है, जल में चली जाती है। यहाँ पे मैं आपको एक बार फिर समझाता हूँ। जैसे देखो यहाँ पे ये है, अब जैसे इसमें कुछ नहीं भरा है तो इसमें क्या होगा, जैसे कुछ नहीं भरा है तो इसमें क्या होता है ना, कि जो भी हम इसको ऊष्मा देते हैं ये इसको जला देता है, इसका ज्वलन ताप पे पहुँच कर इसको कागज़ को जला देती है। लेकिन इसमें पानी भरा हुआ है, तो जिसमें पानी भरा हुआ है सारी ऊष्मा किस में चली जाती है, जल में चली जाती है, और इसलिए ये जो कागज़ है वो जल नहीं पाता है। ठीक, अब देखो यहाँ पे हम बात करते हैं ज्वलनशील पदार्थ। देखिए, जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है, यानी कि जल्दी से जल जाते हैं, उनको हम ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। जैसे पेट्रोल आप जानते हो बहुत जल्दी जलता है, अल्कोहल है, द्रवित पेट्रोलियम गैस है, यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी जो है, ये हमारा क्या होता है, बहुत जल्दी जलने लगते हैं, ये ज्वलनशील पदार्थ होते हैं। अब देखिए, आग पर नियंत्रण कैसे पाया जाए। कहीं कहीं आपने देखा होगा भवन में, शहरों में आग लग जाती है, घरों में आग लग जाती है, तो उस पर नियंत्रण कैसे पाया जा सकता है। देखिए ये इसको फायरमैन जो है इसको बुझा रहा है आग, तो इसको कैसे हम इस तरीके से कैसे इस पर हम रोक पा सकते हैं उसको देखिए। देखिए, जल ज्वलनशील पदार्थ को ठंडा करता है। आप जानते हो कि आग बुझाने के लिए हम जल का ही उपयोग करते हैं, जिससे उसका ताप और उनके जलन ताप से कम हो जाता है। यानी कि जब कोई वस्तु ठंडी हो जाएगी तो जलन ताप से उसका ताप कम हो जाएगा, इसलिए वो जलेगी नहीं, बुझ जाएगी। आग का फैलना, इसलिए वो आग का फैलना रुक जाता है। और जलवाष्प क्या करता है ना, जो जलवाष्प होता है, पानी होता है, वो ज्वलनशील पदार्थ को घेर लेता है, और घेरने से क्या होता है, वायु की आपूर्ति जो है वो क्या होती है, बंद हो जाती है और आग बुझ जाती है। लेकिन देखिए आप आगे पढ़ेंगे। देखिए, ईंधन, वायु और ऊष्मा, इनमें से एक या अधिक की आवश्यकताओं को हटाकर आग को नियंत्रित किया जाता है। जैसे आग को आपको बुझाना है, या तो आप ईंधन को हटा दो तब आग बुझ जाएगी, या फिर आप वायु को हटा दो तो आग बुझ जाएगी, या ऊष्मा जो मतलब उसको जहाँ से उसको ऊष्मा मिल रही, हीट मिल रही, उसको हटा दो तो फिर वो आग बुझ जाएगी। लेकिन जैसे मान लो किसी बिल्डिंग में आग लग गई तो ईंधन क्या हो जाएगा, पूरी बिल्डिंग ईंधन बन जाती है। तो इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ चीज़ें हम अलग से उपयोग करते हैं। देखो, आग बुझाने
वाले का कार्य वायु की प्रवाह काटना है, यानी कि वायु के प्रवाह को काट दें और ईंधन का ताप कम करना है, या दोनों करने से आग को बुझ जाएगी। इसलिए अधिकांश स्थितियों में ईंधन को हटाया नहीं जा सकता है, क्योंकि मान लो उदाहरण के लिए किसी भवन में आग लग गया तो वो ईंधन क्या हो जाएगा, पूरा भवन ही हो जाएगा, तो भवन को तो हम हटा नहीं सकते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, आइए देखते हैं। देखिए, ये आप सिलेंडर आपने देखा हो कई जगह इस तरीके से